हेलो साथियों, आज हमारा जो टॉपिक रहेगा एयर प्रेशर बेल्ट को लेके रहेगा। इस एयर प्रेशर बेल्ट टॉपिक को जब आप समझते हो तो आपको ये मान के चलिए इस पृथ्वी पर होने वाले सभी एटमॉस्फेरिक फिनोमिना के बारे में आपको जानकारी हो जाती है। यहाँ तक कि जब आप इस पृथ्वी के ऊपर बहुत सारी ऐसी गतिविधि होती हैं, आप देखते हो कि कहीं पे साइक्लोन आ रहे हैं, इस पृथ्वी के कुछ हिस्से पर बारिश हो रही है, कुछ एरिया सूखे से ग्रस्त रहता है, कुछ एरिया के ऊपर बिल्कुल पूरा साल एक फ्रेश स्नो आपको देखने को मिलती है। किसी एरिया में आप देख रहे हो सदाबहार वन है और किसी एरिया के अंदर न के बराबर वनस्पति या मैं कहूँ जेरोफाइटस टाइप वेजिटेशन देखने को मिलती है। कुछ एरिया में बहुत चौड़ी पत्ती वाले पेड़ पौधे देखने को मिलते हैं, तो कई जगह आपके कोनिकल फॉरेस्ट होते हैं जो बहुत लंबे होते हैं। बहुत एक सर्द क्षेत्र में, या मेरा कहने का मतलब जहाँ पर स्नोफॉल हो रहा है पूरा साल, वहाँ पर भी वो सर्वाइव कर जाते हैं। तो इन सभी होने वाली ऐसी बोटेनिकल सिस्टम के अंदर जो बदलाव हैं या एक एटमॉस्फेयर के अंदर जो बदलाव हैं, जो हम कोई वर्षा के रूप में देखते हैं, कभी पेड़ों पर प्रभाव देखते हैं, कभी एग्रीकल्चर पर देखते हैं, यहाँ तक कि जीव जंतु, यहाँ इन जीव जंतुओं में आप मानव को भी काउंट कर सकते हो, पशुओं को भी काउंट कर सकते हो, और भी ऐसे वेरिएबल टाइप के जीव जंतु जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर कहने का मतलब मूवमेंट करते रहते हैं। तो यहाँ पे ये इन सब के ऊपर आप जो प्रभाव नज़र आता है वो कहीं ना कहीं इस मौसम का, इस जलवायु का प्रभाव ही है, जिसके कारण आप देख पाते हैं कि किसी एरिया के लोगों के बाल घुंघराले हैं, कर्ली हेयर हैं, जबकि कईयों के लहरदार हैं। ये जितने भी इम्पैक्ट रहेंगे यहाँ की, जब आप एक सिफालिक इंडेक्स वगैरह के बारे में पढ़ते हो, एड इंडेक्स के बारे में पढ़ते हो, पशुओं के साइज़ के बारे में भी पढ़ते हो, आपने कई बार ऐसी बातें पढ़ी हैं कि किसी देश के अंदर विश्व के सबसे छोटे घोड़े पाए जाते हैं। कई जगह आपने ये भी पढ़ा है कि यहाँ पर विश्व के सबसे लंबे व्यक्ति पाए जाते हैं। आपने ये भी पढ़ा है कि किसी इस एरिया के अंदर या इस लैटिट्यूड के ऊपर सबसे ज़्यादा गोरे या श्वेत रंग के व्यक्ति पाए जाते हैं। और कई जगह आपने ये भी पढ़ा है कि पृथ्वी के इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा काले लोग पाए जाते हैं। ये क्या है? ये इस वायुमंडल में होने वाली, या मैं कहूँ इस पृथ्वी के ऊपर होने वाली जलवायु दशाओं का एक परिणाम है। इन जलवायु दशाओं को समझने के लिए हमें सबसे पहले अगर पढ़ना है, समझना है, तो तापमान को समझिए। जब आप तापमान को पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि ताप किस प्रकार दाब को प्रभावित करता है, और किस प्रकार जब दाब एक एरिया में कम है, एक एरिया में ज़्यादा है। यहाँ पे तापमान का मतलब टेम्परेचर से और दाब का मतलब एयर प्रेशर से, यानी टेम्परेचर बढ़ा या घटा तो आपका एयर प्रेशर इफेक्ट हुआ, और इस इफेक्ट होने के कारण पवनों ने जन्म लिया। एयर प्रेशर के घटने या बढ़ने के कारण क्या होता है? विंड जनरेट होती है। अब विंड क्या हुआ? हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ विंड चली। यहाँ पे आपने क्या देखा कि जब विंड चली है तो उन विंड्स को इफेक्ट करने के लिए कोरियोलस फोर्स आपको देखने को मिला। क्यों? कोरियोलस फोर्स के बारे में आपने सुना है कि जो हवाएं चल रही हैं वो अपने मार्ग से विचलित हो जाती हैं। उसके पीछे कारण क्या है? उसके पीछे कारण है पृथ्वी का पश्चिम से पूर्व की तरफ मूवमेंट करना, या मैं कहूँ पृथ्वी का अपने स्थान पर घूमना। अर्थ रोटेशन की वजह से हवाएं अपने मेन पाथ से डिस्टोर्ट हो जाती हैं, डिफ्लेक्शन कर जाती हैं, या मेरा कहने का मतलब है वो नॉर्थ हेमिस्फीयर में अपनी दाहिनी ओर राइट साइड में, जबकि साउथ हेमिस्फीयर में अपनी लेफ्ट साइड में। जब कोरियोलस इफेक्ट आपने पढ़ा तो कोरियोलस इफेक्ट की वजह से आपने देखा कि हवाओं में विचलन हुआ है। यही हवाएं, यही विंड्स आपके विंड सर्कुलेशन को जनरेट करते हैं। सर्कुलेशन के बाद में आप क्या देखते हैं कि इससे आपकी सेल का निर्माण होता है, जैसे हेडली सेल, फेरल सेल, पोलर सेल।
उन इन पोलर सेल वगैरह, फेरल सेल या हेडली सेल जो भी हमने डिस्कस किया, और हमने बताया कि इनकी वजह से आपके क्लाइमेटिक जोन निर्धारित होते हैं। अब इन क्लाइमेटिक जोन में जैसे कि आपका ट्रॉपिकल जोन, टेम्परेट जोन और आपका फ्रीज्ड या पोलर जोन, इस तरह के जब ये क्लाइमेटिक जोन बन जाते हैं तो उस क्लाइमेटिक जोन में पाई जाने वाली फ्लोरा और फौना पे आप इम्पैक्ट देख पाते हैं। अब इम्पैक्ट कैसा? उस फ्लोरा में वेजिटेशन का, जैसे मैंने बोला कि किसी एरिया में आपकी जेरोफाइटस है, किसी में मेगाथर्मल टाइप की है, किसी में मेसोथर्मल है, किसी में आपका एक्स्टोथर्मल वेजिटेशन है। जबकि मैंने साथ के साथ ये भी बताया कि जीव जंतुओं पर भी, फौना पर भी आपका इफेक्ट है। उसमें आपका मानव भी आएगा और मूवमेंट करने वाले सभी तरह के क्रिएचर, जीव जंतु आएंगे। मैंने यहाँ तक भी बताया कि किसी एरिया के अंदर आपका स्किन का इम्पैक्ट देखने को मिलता है। कहीं पे गोरे हैं, कहीं पे श्वेत, कहीं पे काले, कहीं पे चॉकलेटी, और कहीं पर आपने ये देखा कि उनके हेयर स्टाइल में भी डिफरेंस है। उनके नासल इंडेक्स के बारे में भी आप पढ़ते हैं, वहाँ पर भी आपको इम्पैक्ट देखने को मिलता है। तो ऐसा करके ये सारे का सारा क्लाइमेटिक जोन का इम्पैक्ट आपको नजर आता है। बहुत सारे स्कॉलर ने कहा था कि इक्वेटर चमकता जरूर है इक्वेटर पे, सूर्य चमकता जरूर है इक्वेटर पे, परंतु उसकी वास्तविक गर्मी का आभास आपको इंटरमिटेंट जोन पे होता है, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे होता है। तो ये जो आभास हुआ जिसकी वजह से वहाँ के बायोम पे या वहाँ के इकोसिस्टम पे जो इम्पैक्ट हुआ, उन सब बातों को हमने पढ़ना है। हमने देखना है कि इन सब पूरे विंड सर्कुलेशन को, एयर प्रेशर बेल्ट को पूरा पढ़ने के बाद में, समझने के बाद में, हमारे एग्जाम की दृष्टि से अगर देखा जाए तो ये हमारे लिए किस प्रकार बेनिफिशियल है। हमने जब उसको एग्जाम के वे से देखते हैं तो पेपर में क्या आता है? पेपर में पूछा जाता है कि जो एयर प्रेशर बेल्ट है वो किस प्रकार बनी है, कौन सी एयर प्रेशर बेल्ट का लेटिट्यूडिशनल एरिया कौन सा है, लोकेशन क्या बनेगी उसकी। आपको पता होना चाहिए कहाँ पर साइक्लोन आते हैं, और साइक्लोन में भी ट्रॉपिकल साइक्लोन किस क्लाइमेटिक जोन में देखने को मिलेंगे, टेम्परेट साइक्लोन या एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन कहाँ पे मिलेंगे, कहाँ पर डेजर्ट हैं, अगर हैं तो क्यों हैं, कहाँ पर ट्रेड विंड जनरेट होती हैं, या मैं कहूँ ट्रेड विंड का ओरिजिन प्लेस क्या है, वेस्टर्लीज का ओरिजिन क्या है, रोरिंग 40s क्या है, फ्यूरियस 50s क्या है, श्रिंकिंग 60s क्या है। इस तरह के बहुत सारे प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम का हिस्सा बनते हैं, उन सब को हमने पढ़ना। ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं रहना चाहिए जो हमारे एग्जाम में ऐसा लगे कि ये आया और ये हमारा क्लियर नहीं हुआ। तो पहले एक बार जो आपने मूवमेंट देखी है कि किस प्रकार इस पृथ्वी के ऊपर क्लाइमेटिक जोन निर्धारित हुए हैं, किसी एरिया में बर्फ देखने को मिली, किसी एरिया में आपको ऐसा देखने को मिला कि यहाँ पर पेड़ ही पेड़ हैं, बहुत ज़्यादा लस ग्रीनरी है, किसी एरिया के अंदर डेजर्ट है। और जब ऐसा इम्पैक्ट फ्लोरा पे आपको देखने को मिल सकता है, वहाँ के सरफेस पे देखने को मिल सकता है, तो वहाँ के क्रिएचर पर भी होगा। और वहाँ पर ये सब हो रहा है किसकी वजह से? क्लाइमेटिक कंडीशन की वजह से। और उन्हीं क्लाइमेटिक कंडीशन डिपेंड करती थी आपकी सोलर इंसोलेशन पे। सोलर इंसोलेशन से आपका एयर प्रेशर इफेक्ट हुआ, एयर प्रेशर से एयर प्रेशर बेल्ट बनी, एयर प्रेशर बेल्ट बनी तो कोरियोलस इफेक्ट भी देखने को मिला, फेरल लॉ का भी आपको स्टडी करने को मिली। ऐसे करके हमने पूरे इस पृथ्वी के ऊपर जो मैकेनिज्म चलता है इस एटमॉस्फेयर में, उस एटमॉस्फेयर की वजह से इस पृथ्वी पे क्या चेंज आ रहे हैं, कहाँ पे मूवमेंट हो रही है, ओशियनिक पार्ट में क्या हो रहा है, कंटिनेंटल पार्ट में क्या मूवमेंट हो रही है, उन सबको हमने देखना है। आपने पढ़ा हुआ है एल नीनो वगैरह के बारे में, ला नीना के बारे में, जेट स्ट्रीम के बारे में। ये सारा का सारा एक एटमॉस्फेरिक घटना का ही प्रतिफल है। उनके ऊपर हम स्पेशली पढ़ेंगे। तो आज हम एक बार एटमॉस्फेरिक जो हमारा सर्कुलेशन है, एयर प्रेशर बेल्ट है, उसके ऊपर बात करेंगे। तो चले देखिए कुछ हम ऐसे अभी आपको करंट में जो टेम्परेचर का क्या इम्पैक्ट है वर्ल्ड लेवल पे,
एयर प्रेशर का क्या इम्पैक्ट है, विंड सर्कुलेशन क्या है, उसके ऊपर और बात करते हैं। देखिए, ये एक आपको अभी दिख रहा है प्रॉपरली, एक ग्लोब की भांति नजर आ रहा है। ये हमारी एक अर्थ है और ये आपकी किस प्रकार मूव कर रही है, इस प्रकार मूव कर रही है, यानी वेस्ट टू ईस्ट आपकी। और ऐसे मूव करने में जब ये अपने अक्ष के ऊपर घूम रही है, साथ के साथ आपके सूर्य के चारों ओर भी चक्कर लगा रही है, और सूर्य की रोशनी जब इसके ऊपर गिरती है, जैसे कि अगर हम बात करें, आप ये मान के चलिए कि यहाँ पे आपका सन है और उसकी रोशनी यहाँ भी गिर रही है और ऐसे। और आपको पता है, हम मानते हैं कि सूर्य की किरणें आपकी इस एरिया के अंदर गिरती हैं, परंतु यहाँ पे जो गिरती हैं, परंतु वास्तविक गर्मी आपको इस एरिया में आभास होती है। मोस्टली डेजर्ट आपकी इस एरिया में। सूर्य की स्थिति हम ये देख पाते हैं 21 मार्च से 23 सितंबर के बीच में, या आप ये कहिए कि यहाँ पे जो इक्वेटर है, यहाँ पे सूर्य 2 बार आता है साल में, जिसको इक्विनॉक्स के नाम से जाना जाता है। वो आपका कौन सा है? एक आपका 21 मार्च और एक आपका 23 सितंबर। जबकि 21 मार्च के बाद में ये 21 जून तक आपका कर्क रेखा के ऊपर होता है। यानी 21 मार्च से जब ये चलता है तो 21 जून को आपका कहाँ पे आ जाएगा? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर पहुंच जाएगा। और जब यहाँ पे पहुंचेगा तो इस एरिया में इतनी ज़्यादा गर्मी होगी कि ये मान के चलो आप ये इक्वेटर बन जाएगी। और फिर ये 21 जून के बाद में वापस आपका नीचे की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देगा। करते करते ये इक्वेटर के ऊपर वापस 23 सितंबर को पहुंचेगा। तो 21 मार्च और 23 सितंबर इक्विनॉक्स रहे। जब ये 21 जून को कर्क रेखा पे था, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे था, यहाँ पे इसकी लोकेशन थी, आप ये मान के चलिए। उस दौरान भी इसकी सूर्य की किरणें ऐसे और ऐसे थी। तो इस एरिया में तो उस दौरान भी आपकी गर्मी थी जब ये 21 जून को कर्क रेखा पे था, और जब यहाँ पर था इक्वेटर पे तब भी इस एरिया में गर्मी बनी हुई थी। और जब ये 23 सितंबर के बाद में 22 दिसंबर को ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे पहुंचेगा, यानी मकर रेखा पे, उस दौरान भी इसकी गर्मी यहाँ भी होगी, यहाँ भी होगी और यहाँ भी। तो आप क्या देख पाते हैं, ये जो इक्वेटोरियल रीजन है, यहाँ पे पूरा साल आपकी गर्मी बनी रहती है। इसलिए यहाँ पे आपको काले रंग के लोग पाए जाते हैं, निग्रो, निग्रिटो वगैरह की बात करते हैं। यहाँ पे फुल वर्षा भी होती है, जिसके कारण यहाँ पर वेजिटेशन कवर आपको ऐसा दिखता है कि बहुत ज़्यादा लस ग्रीनरी रहती है, पूरा एवरग्रीन फॉरेस्ट आपको देखने को मिलते हैं। परंतु इस एरिया में आपने क्या देखा, इस एरिया के अंदर जब 21 जून को पहुंचे थे तो यहाँ पर ऐसा नहीं कि पूरा साल आपकी गर्मी रहेगी, पूरा साल आपकी सर्दी रहेगी या पूरा साल आपकी बारिश रहेगी। इस सिचुएशन में यहाँ पे पूरा साल आपकी गर्मी थी, तो यहाँ से हवाएं उठेंगी। जहाँ पे उठे तो वो क्या होती है? आपकी लो प्रेशर बेल्ट। अब कौन सा एरिया है? ट्रॉपिकल। तो हम इसको क्या बोलेंगे? ट्रॉपिकल लो प्रेशर बेल्ट। ठीक है, तो इसके कलर शायद चेंज नहीं होंगे यहाँ से। तो ट्रॉपिकल लो प्रेशर बेल्ट, जहां पर हवाएं उतरेंगी ये क्या बनेगी? आपका सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। जहां पर हवाएं उतरती हैं तो वहां पे तो उच्च वायु दाब बनेगा, और उच्च वायु दाब बनेगा ऐसी सिचुएशन में यहां पर डेजर्ट का निर्माण होगा। मोस्टली इस पृथ्वी के ऊपर जो मरुस्थल हैं वो आपके सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट में है। अब ये भी ध्यान रखिएगा, यहां पर से भी कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि इस पृथ्वी पर जो विभिन्न आप महाद्वीप देखते हैं, यानी 7 आपके कंटिनेंट हैं, मोस्टली डेजर्ट आपके वेस्टर्न कोस्ट की तरफ ही क्यों है? मोस्टली, ऐसा नहीं कि 100% आपके डेजर्ट आपके वेस्टर्न कोस्ट की तरफ रहे, क्योंकि पश्चिम किनारों की तरफ जैसे जितना भी आपका कंटिनेंट जब आप देखोगे, आपको प्रॉपर वे से एक अलग से हम इसको समझाएंगे, तो वहां पे 2 कारण होते हैं किसी भी डेजर्ट के बनने के। एक तो आपकी कोल्ड करंट का
उस तट के पास से गुजरना और दूसरा वहां पर हवाएं उतरना। ठीक है, यहाँ पे आप देखते हो अरेबियन डेजर्ट है, थार डेजर्ट है, कराकुम, किजुलकुम, सारा डेजर्ट और फिर सोनोरोन, मोजावे, ऐसे करके आप चाहे नॉर्थ हेमिस्फीयर की बात करें, सेम ऐसे ही साउथ हेमिस्फीयर में भी आप बात कर सकते हैं। फिर क्या हुआ, अब क्या लगता है आपको, सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन होने के कारण ये यानी नॉर्थ और साउथ में जो शिफ्ट हुई, तो इसके कारण ये बेल्ट क्या हुई, ये आपकी डायनेमिक बेल्ट बनी। क्या है ये, डायनेमिक बेल्ट है। और ये आपकी क्या है, ये आपको ऐसा लगता है कि ये तो एक परमानेंट बेल्ट है। ठीक है, ये आपकी एक किस्म से हम ये कह सकते हैं कि ये टेम्परेचर बेस्ड है, परंतु यहाँ पे दो डायनेमिक है और दो आपकी स्टैटिक बेल्ट है। अब ऐसे ही जब यहाँ पे सूर्य 21 जून को पहुंचता है तो इस एरिया में एक बेल्ट का निर्माण होता है और एक आपकी ये। अब ये क्या है, ये है पोलर हाई प्रेशर बेल्ट, पोलर हाई प्रेशर बेल्ट, और ये है आपकी सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। तो यहाँ पे सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट और सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट बोथ आर डायनेमिक बेल्ट। कारण सूर्य का नॉर्थ और साउथ में शिफ्ट होना इन बोथ हेमिस्फीयर। ध्यान रखिएगा, दोनों गोलार्धों में आपकी ये जो बेल्ट आपको मिलेगी क्या है, आपकी डायनेमिक बेल्ट है। जबकि पोलर हाई प्रेशर बेल्ट ये भी टेम्परेचर बेस्ड है, क्योंकि यहां पर तापमान आपका माइनस में रहता है, क्योंकि यहां पे कोल्डनेस आपको ज्यादा देखने को मिलेगी, जबकि यहां पर तापमान आपका ज्यादा रहता है, या पूरा साल आपका नियमित रूप से तापमान बना रहता है। तापमान यहां पे ज्यादा है, यहां पे कम है, परंतु ये टेम्परेचर बेस्ड है, जबकि ये आपकी डायनेमिक है। अब यहां पे कुछ सेल हैं, इस सेल को अलग नाम से जाना जाएगा, इस सेल को अलग नाम से जाना जाएगा, इस सेल को अलग नाम से जाना जाएगा। तो ये सभी की सभी सेल में प्रॉपर वे से आपको एक पूरे इस अपने पैनल के ऊपर, बोर्ड के ऊपर आपको एक्सप्लेन करूंगा, ताकि इसमें ज्यादा ये मिक्सअप ना हो। तो उससे पहले मैं एक बार आपको इसका सर्कुलेशन दिखाता हूं कि ये किस प्रकार हवाएं इनके बीच में कैसे, जब आप देखते हो कि ये कैसे ट्रेड विंड चलती हैं, कैसे वेस्टर्ली चलती हैं, कैसे पोलर ईस्टर्ली चलती हैं। जब मानसून आता है तो हवाएं किस प्रकार आपकी मूवमेंट करती हुई किसी कोस्ट से टकरा के या किसी पहाड़ी एरिया से टकरा के कहीं पे ओरोग्राफिक रेन करती है, कहीं पे कन्वेक्शनल करंट के थ्रू रेनफॉल होता है, और कहीं पर साइक्लोनिक वे से आपका रेनफॉल होता है। किस प्रकार टेम्परेचर एयर प्रेशर को इफेक्ट करता है, किस प्रकार विंड्स जनरेट होती हैं आपकी, तो उसको हम एक बार वर्ल्ड सर्कुलेशन पे प्रॉपर वे से देखते हैं। देखिए, एक सेकेंड, देखिए अब आपके सामने पूरे वर्ल्ड का मैप आपको नजर आ रहा है। इसमें मैं पहले आपको इंडिया ही दिखाना चाहूंगा, शायद ये क्लियर दिख रहा होगा आपको। आपको क्या नजर आ रहा है, ये अभी करंट का आपका इमेज है, डाटा है आपका। देखिए कि विंड की जो स्पीड है वो किस प्रकार, अभी अपने इंडिया में जो मानसून हो रहा है वो किस तरीके से, ये ऐसे ही है। आपको जो नजर आ रहा है कि यहाँ से अरेबियन सी से हवाएं उठ रही हैं, इस कोस्ट से टकरा रही हैं, और फिर ये इस एरिया के अंदर जब ये वेस्टर्न घाट पे टकराती हैं तो इस एरिया में फुल रेनफॉल होता है। इसके बाद में जब ये आगे की तरफ चलती हैं तो रेनफॉल, क्योंकि जो मॉइस्चर था वो तो इस कोस्ट से टकरा के इन पहाड़ियों में टकरा के बारिश हो गई, जबकि ये जो पोर्शन है इस एरिया में तो ये हवाएं ड्राई है, शुष्क है, तो इस एरिया में सूखा बना रहता है। और फिर हवाएं, ये शुष्क हवाएं थी, यहाँ से ऐसे क्रॉस करके डेक्कन प्लेट्यू को क्रॉस करके यहाँ से जब ये निकलेंगी तो शुष्क थी, तो यहाँ से पानी फिर उठाएंगी और उठा के ये आगे बढ़ेंगी, और आगे बढ़ के ऐसे ऐसे जाएंगी बे ऑफ बंगाल की तरफ से, ऐसे ऐसे जाएंगी। तो हमारा ये नॉर्थ ईस्ट रीजन है, इस एरिया में आपका क्या है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इस एरिया के अंदर फुल रेनफॉल होता है, क्योंकि गारो, खासी, जैंतियाँ, मिकिर, मिसमी, दफला, तो इस तरह की ये पहाड़ियाँ हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ध्यान रखना है आपने। तो इसको पूरा स्क्रीन पे शायद यहाँ से हो जाएगा ये, या तो इस तरीके से ये रेनफॉल। तो यहाँ पे ये आपको वेव्स जो नजर आ रही हैं, क्योंकि ये विंड की स्पीड दिखा रहा है आपका 10 किलोमीटर पर आवर,
और ऐसे ऐसे करके ये हवाएं ऐसे चली, और फिर यहाँ से देखिए ये जो बे ऑफ बंगाल का जो पोर्शन है ये पूरा, यहाँ से फिर ये बांग्लादेश से यहाँ पे ऐसे ऐसे ये सिचुएशन बन रही है, ये ऐसे ऐसे हिमालयन माउंटेन के पैरेलल चल रही है। तो इस तरीके से, और ये धीरे धीरे जो आपने देखा अभी, ये मानसून आपका ऐसे ऐसे पहले ही अंडमान में आया, फिर केरला में, फिर ऐसे तमिलनाडु और ये आपका कर्नाटका महाराष्ट्र से होते हुए धीरे धीरे ये अपने हरियाणा पंजाब यूपी बिहार की तरफ से आता हुआ पूरे इंडिया के अंदर 1 सितंबर तक आपका पूरे भारत में, हालांकि 1 सितंबर एक ऐसी तारीख मानी जाती है जब मानसून वापस रिट्रेट मानसून की सिचुएशन बन जाती है। तो यानी कई बार, क्योंकि ये सारा का सारा फिजिकल डाटा है और आपको पता है कि कुछ मौसमी दशाएं ऐसी होती हैं कि जहाँ पे मेट्रोलॉजिस्ट के विचार कई बार धुंधले नजर आ जाते हैं, सही अपने पैरामीटर पे सेट नहीं बैठते हैं। तो इसको आप समझिए। तो मैं यहाँ पे ये बताना चाह रहा था कि जो अभी आप एक पृथ्वी का डेमो देख रहे थे ग्लोब की भांति, वो आपको बिल्कुल यहाँ पे क्लियर स्पष्ट हो रहा है कि कैसे हवाएं मूवमेंट कर रही हैं। ये जो मूवमेंट करने का कारण क्या है, ये एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन है। इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल फैक्टर आपका टेम्परेचर है। सबसे अहम फैक्टर होता है आपका टेम्परेचर, फिर उसके बाद में एल्टीट्यूड, उसके बाद में लैटिट्यूड, सूर्य की डायरेक्शन ये नॉर्थ साउथ में शिफ्ट होना, उसी की वजह से तो टेम्परेचर आपका इफेक्ट होता है। तो इस तरीके से पूरे वर्ल्ड के ऊपर आप देखिए ये मैकेनिज्म चला हुआ है। इसको थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूं ताकि आपको प्रॉपर वे से, अब देखिए आप किसी भी देश के अंदर जाओगे, ये आपका अटलांटिक ओशन में देख लीजिए, ये साइक्लोन बनने वाली सिचुएशन बनी हुई है यहाँ पर, जैसे यहाँ पर ये हरिकेन वाला रीजन आ गया, ऐसे ये पैसिफिक ओशियन का आ जाएगा। तो ये सारा का सारा आपका क्या है, यहाँ पे जब आप आओगे तो जो येलो सी है, ओखोटस्क सी है, यहाँ पर फिर साइक्लोन वाली सिचुएशन बनी हुई है। ऐसे करते करते हम वापस इंडिया में आए, तो इंडिया में आने के बाद में देखिए आपका ये मानसून का पैटर्न चला हुआ है, और ऐसे ऐसे करके ये फिर साइक्लोन का ओरिजिन हो रहा है यहाँ पे। तो ये सिचुएशन थी आपकी, तो इसको आपने समझना है। ये आपका क्या था, एक विंड की मूवमेंट या विंड सर्कुलेशन था। ऐसे ही हमने कुछ और जो मूवमेंट है उसको भी देखिए आप, जैसे कि देखिए अब इस टेम्परेचर की वजह से कैसे विंड मूवमेंट में, अब ये जो जितना ज़्यादा डार्क रेड आपको नजर आ रहा है, या मैं कहूँ गहरा लाल है आपका, तो यहाँ पर आपको क्या नजर आ रहा है, ये एरिया देखिए पूरा नॉर्थ इंडिया आपका बिल्कुल आग से झुलस रहा है, इतनी ज़्यादा गर्मी। अब इस गर्मी के पीछे इंसान कितना रिस्पॉन्सिबल है वो आप सबको पता ही, उनके ऊपर हम बात नहीं करना चाह रहे एक बार, ताकि हमारा टॉपिक हमारे दायरे में रहे। ठीक है, कोई अर्बनाइजेशन की बात कहेगा, कोई इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात कहेगा, कोई डिफोरेस्टेशन की बात कहेगा। इस तरह की एक्टिविटी की वजह से जहां पर ज्यादा तापमान होगा वहां पे लो प्रेशर होगा, और जहां पर लो प्रेशर होगा तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवाएं चलेंगी। तो देखिए ये हवाएं ऐसे ऐसे करके और ये यहाँ पे ही जा रही है, नहीं जा रही है। तो ये गर्म क्षेत्र है, गर्म क्षेत्र है तो आपकी यहाँ पे लो प्रेशर बना हुआ है। तो इसको देखिए, तो ऐसे ऐसे करके ये हमारा जो नॉर्थ इंडिया है ये अरेबियन डेजर्ट हैं, इनके इक्वल है, परंतु सहारा से भी ज़्यादा गर्मी अपने एरिया में। तो टेम्परेचर ने कैसे विंड सर्कुलेशन को इफेक्ट किया ये आपको ध्यान आ रहा है। इसके बाद में अब देखिए आप, अब देखिए, अब आप कहोगे कि ये तो सभी की सभी सेम सी हैं, मूवमेंट तो वही होनी है। जहां पे तापमान ज्यादा था वहां पे लो प्रेशर था, जहां पे टेम्परेचर कम था वहां पे हाई प्रेशर था। अब इस एरिया की बात करोगे तो यहाँ पे हाई प्रेशर है, यहाँ पे लो प्रेशर है, तो हवाएं हाई से लो की तरफ जा रही हैं। बस आपको पता होना चाहिए टेम्परेचर को मेजर करने के लिए आपका डिग्री सेल्सियस, सेंटीग्रेड, र्यूमर, केल्विन, इन यूनिट्स का प्रयोग किया जाता है। 6 थर्मामीटर का, पारे के थर्मामीटर का, इस तरह के इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग किया जाता है। जबकि एयर प्रेशर को मेजर करने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है, मिलीबार में इसको मापा जाता है। ठीक है, एमबी वगैरह में, तो आपको ध्यान रहे। एक स्टैंडर्ड एयर प्रेशर कई बार एग्जाम में पूछा गया है, मानक वायुदाब किसे कहा जाता है।
स्टैंडर्ड एयर प्रेशर 1013.25 मिली बार या एमबी आप कह सकते हो। यानी स्टैंडर्ड एयर प्रेशर का जो डाटा होता है 1013 यानी 1013.25 एमबी, इसको आप क्या कहोगे? स्टैंडर्ड एयर प्रेशर कहोगे, मानक वायुदाब कहोगे। अब बात यह भी आती है कि स्टैंडर्ड एयर प्रेशर कहाँ पे मिलता है या इसके लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए। तो इसके लिए आप ये मान के चलिए, आपको बताएं, आप 45 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड ले लीजिए। अब बात आती है कि 45 डिग्री लैटिट्यूड ही क्यों मैंने सिलेक्ट किया, क्योंकि एक कोई भी हेमिस्फीयर ले लीजिए उस पर 90 डिग्री या कहने का मतलब 90 लैटिट्यूड होते हैं। 90 लैटिट्यूड का मिड पॉइंट आपका 45 बनेगा, यानी 90 अक्षांश नॉर्थ में और 90 ही अक्षांश आपके साउथ में है। तो उसका मिड पॉइंट क्या है? 45 डिग्री। तो 45 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, 15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और 0 मीटर अबोव सी लेवल हाइट, ये 3 पैरामीटर लेके चल पड़िए आप। समुद्र तल से ऊंचाई 0 मीटर हो और आपकी 15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो। 15 ही क्यों लिया? क्योंकि पृथ्वी का एवरेज टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस होता है। 15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और आपका 45 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, ये तीनों कंडीशन जब किसी एक जगह पर सेट बैठे, सपोज ये मान लिया मैंने कि ये यहाँ पे, क्योंकि हमारा 8 डिग्री 4 मिनट यहाँ से स्टार्ट होगा और करते करते 37 डिग्री 6 मिनट, करते करते ऊपर की तरफ जाओगे तो ये जापान के आसपास का जो एरिया रहेगा ऐसे जाएगा 45 डिग्री। इस 45 डिग्री पे ऐसा कौन सा स्थान है जो 15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और 0 मीटर अबोव सी लेवल हाइट हो? ऐसी दशाएं जहाँ पे मिल जाएं वहीं पे आपका जो एयर प्रेशर होगा वही स्टैंडर्ड एयर प्रेशर है। और वो जो क्लाइमेटोलॉजिस्ट या मेट्रोलॉजिस्ट है उन्होंने मापा है वो है आपका 1013.25 एमबी। इससे ऊपर अगर एयर प्रेशर है 1013 से तो उसको हाई प्रेशर की कैटेगरी में रखा जाता है, इससे कम है तो उसको लो प्रेशर की कैटेगरी में रखा जाता है। तो ये आपका क्या था? एयर प्रेशर का फिनोमिना था। तो देखिए अब हम अपने उस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। हम क्या पढ़ेंगे? एयर प्रेशर बेल्ट क्या है, प्लेनेटरी विंड्स यानी ग्रहीय पवने, कोरियोलस फोर्स, फेरल लॉ, हेडली सेल और क्लाइमेटिक जोन, इन सभी के बारे में हमने पढ़ना है। यानी पूरी की पूरी एक स्टोरी बनाई गई है। तो देखिए इंट्रोडक्शन में, सूर्य से प्राप्त असमान उष्मा पृथ्वी पर वायुदाब पेटियों का निर्माण करते हैं। सूर्य से जो रेडिएशन आ रही है, इंसोलेशन आ रहा है, वो क्या करती है? वो आपकी एयर प्रेशर बेल्ट का निर्माण करती हैं। फिर ये क्या करेंगी? एयर प्रेशर बेल्ट पवनों को जन्म देंगी। मैंने ऐसी बातें बताई भी थी आपको। फिर ऐसा होने से कोरियोलस बल क्या करेगा? उन पवनों की दिशा को बदल देगा, नॉर्थ हेमिस्फीयर में राइट साइड में, साउथ हेमिस्फीयर में लेफ्ट साइड में। और ऐसा होने के बाद में जब ये कोरियोलस बल क्या करेगा? पवनों की दिशा बदलता है तो फेरल नियम के अनुसार पवनों का विचलन होगा। एक अपना जो मेन पाथ था, अगर ये आपका फेरल और कोरियोलस जो फोर्स हम देख रहे हैं, इनमें फेरल लॉ ने, ऐसा नहीं है कि फेरल ने जब बताया उससे पहले हवाएं विचलन नहीं करती थी, बस फेरल ने ये बताया कि ऐसी मूवमेंट इसलिए हो रही है, इसलिए इसके नाम से जाना जाता है ये, ठीक है ना। तो फेरल के नियम के अनुसार पवनों का विचलन होता है और यही वायुमंडलीय कोशिकाएं यानी एटमॉस्फेरिक सेल का विश्व स्तर पे निर्माण करते हैं, जिससे आपकी जलवायु नियंत्रित होती है या क्लाइमेटिक जोन का निर्माण होता है। ऐसी बातें इसमें बताई गई हैं जो हमें पता चले कि रियल में था क्या। इंसोलेशन आया, इंसोलेशन से आपका क्या हुआ? अलग अलग एयर प्रेशर बेल्ट आपकी बनी। एयर प्रेशर बेल्ट बनने के बाद में आपने क्या देखा कि वहां पर हवाएं मूवमेंट कर रही हैं। अब वो हवाएं अपने मेन पाथ से दूसरी पाथ की तरफ भटक रही हैं या जा रही हैं, उसके पीछे कौन था? उसके पीछे आपने देखा कहीं फेरल है या कोरियोलस है। उसके बाद में फिर एटमॉस्फेरिक सेल की स्टडी हुई। तो देखिए अब क्या है, इसको स्टेप वाइज पढ़ेंगे हम। वैसे यहाँ पे इसी बात को आपने देखिए, अनइक्वल हीट था तो प्रेशर बेल्ट का निर्माण हुआ, ग्लोबल विंड्स चली, कोरियोलस फोर्स की वजह से हवाओं में एक डिस्टोर्शन हुआ, और फिर हेडली सेल, फेरल सेल, पोलर सेल, इनका निर्माण हुआ, और ऐसे करते 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 पूरी पृथ्वी पर क्लाइमेटिक जोन आपको देखने को मिले। तो यहाँ पर उसी बात को लिखा गया है, तापमान दाब बनाता है, दाब पवन बनाता है, और पवन कोरियोलस से मुड़ती है। एक बिल्कुल बैकबोन कह सकते हैं आप इसको,
क्लाइमेट की। मैंने बोला तापमान क्या करता है, दाब बनाता है, यानी एयर प्रेशर। और दाब क्या करेगा, फिर पवन को बनाएगा, क्योंकि हाई से लो की तरफ चलेंगी। और फिर यही विंड आपकी कोरियोलस से मुड़ेंगी और मुड़ी हुई पवन कोशिकाएं बनाएंगी। और इन्हीं कोशिकाओं से, कोशिका मीन्स सेल, हेडली, फेरल, पोलर, इन्हीं कोशिकाओं से विश्व स्तर की जलवायु निर्धारित होगी कि कहां पर कौन सी क्लाइमेट है। ठीक है। एयर प्रेशर बेल्ट, अब इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा। देखिए यहां पे आप ऐसे ले लीजिए, कुछ लाइनें ड्रा करोगे जब आप, एक सेकेंड, ये इक्वेटर लाइन है आपकी। मैंने बोला ये आपकी इक्वेटर है, तो इसको आप इक्वेटर भी आप कह सकते हो, शॉर्टकट में लिख रहे हैं इसको आप। जब आप इसका 5 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ लोगे, ऐसे मान के चलिए, तो ये एक बेल्ट बन गई। पहले एक लाइन थी, इक्वेटर लाइन। अब इसको मैं क्या कह सकता हूं कि ये ट्रॉपिकल लो प्रेशर बेल्ट है। ऐसे ही जब आप ऊपर की तरफ गए, ये 30 था और ये 35 हो गया, ये आपका क्या हुआ, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। ऐसे ही जब आप ऊपर की तरफ गए, यहाँ पे पोलर है आपका, तो ये आपका सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। ये जो आपका पोर्शन रहा पोलर हाई प्रेशर बेल्ट। अब देखिए, मैंने बोला कि ट्रॉपिकल लो प्रेशर बेल्ट है। ये लो प्रेशर है, यहाँ पे हाई प्रेशर है, यहाँ पे फिर लो प्रेशर है, और फिर यहाँ पे हाई प्रेशर। आपने क्या पढ़ा है कि हाई से लो की तरफ चलती हैं हवाएं, तो ऐसे चलनी चाहिए थी, नॉर्थ टू साउथ, परंतु आप भूल रहे हैं कि पृथ्वी वेस्ट टू ईस्ट घूम रही है। ऐसा घूमने के कारण हवाएं आपके मेन पाथ से विचलित हो जाएंगी। नॉर्थ हेमिस्फीयर में फेरल ने कहा था कि उत्तरी गोलार्ध में हवाएं अपनी दाहिनी ओर मुड़ जाती हैं। तो हवाएं ऐसे मुड़ी जो आपकी क्या कहलाई, ट्रेड विंड। या मैं कहूं ट्रेड विंड का ओरिजिन कहां से हुआ, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से। फिर आपने क्या देखा, इस एरिया के अंदर वेस्टर्ली चल रही है। अब ये 30 से 60 के बीच का पोर्शन है। सही मायने में तो अगर कम कहें तो 35 से 60 है, क्योंकि 30 से 35 में तो हवाएं यहां से उठी थी, यहां उतर रही हैं, इसलिए यहां पे हाई प्रेशर बना हुआ है। और यहाँ पे लो प्रेशर क्यों बना, क्योंकि सूर्य की किरणें पूरा साल लंबवत गिरती हैं, पानी गर्म हो जाता है, और पानी गर्म होते होते 1-1.5 बजे तक इतना गर्म हो जाता है कि पूरा पानी, बहुत ज़्यादा, मैक्सिमम पानी, आपको ऐसे लगता है कि बहुत ज़्यादा इवेपोरेशन हो गया। और इवेपोरेशन होने के बाद में यहाँ की हवा इतनी ज़्यादा सैचुरेट हो जाती है कि उसमें पानी को ऑब्जॉर्व करने की क्षमता नहीं होती, और हर रोज़ 1:30-2 बजे के बाद में बारिश करना स्टार्ट कर देती है। ऐसी सिचुएशन में, यानी सुबह आपकी ठंड थी, धीरे धीरे 9, 10, 11, 12 बजे तक फुल गर्मी, और उसके बाद में बारिश, फिर मौसम सुहाना। तो सबसे ज़्यादा मौसमी बदलाव, हर रोज के दैनिक मौसमी बदलाव आपको इक्वेटर पर देखने को मिलेंगे। दैनिक मौसमी बदलाव इक्वेटर पे, जबकि एनुअली टेम्परेचर डिफरेंस न के बराबर आपको इक्वेटर पे देखने को मिलेगा, क्योंकि तो पूरा साल का सेम फिनोमिना है। तो ऐसे सिचुएशन में यहाँ पर
इक्वेटर पर एनुअली न के बराबर और डेली का आप रूटीन देखेंगे तो वो आपका बहुत ज़्यादा है। तो ट्रेड विंड चल रही है, ओरिजिन कहाँ से हुआ है? हाई प्रेशर से। इसी हाई प्रेशर बेल्ट से आपकी वेस्टर्लीज का भी आपका ओरिजिन हुआ है। अब इसके बाद में आपने क्या देखा? सूर्य का उत्तरायण और दक्षिणायन होना। चाहे आप इस एरिया से आप देख सकते हैं कि ये मान लिया सूर्य है आपका, तो सूर्य की किरणें क्या हैं? ऐसे गिर रही थी आपकी इक्वेटर पे, और आपका ऐसे ऊपर और ऐसे, ठीक है। तो सूर्य का किरणों का ऐसा तिरछापन और आपका बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में आपका गिरना। ऐसी सिचुएशन में आपने देखा कि एक डायनेमिक बेल्ट का निर्माण होता है। मैंने बताया था कि सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर और सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट, ये जो दो बेल्ट हैं, दीज आर डायनेमिक बेल्ट, ठीक है। तो यहां पे इन डायनेमिक बेल्ट्स के बीच में आपकी वेस्टर्ली चल रही है, और यहां पे लो प्रेशर था, इसीलिए हाई से लो की तरफ गई हवाएं, और यहां पर लो था तो यहां पर हाई से लो की तरफ आई। पृथ्वी मूवमेंट कर रही है ऐसे, इसलिए हवाओं की डायरेक्शन ऐसे। और आपको पता है कि यहां पर ड्रिफ्ट चलता है, पश्चिमी प्रवाह, जिसके कारण हवाएं आपकी पश्चिम से पूर्व की तरफ हो जाती हैं। अब उसके बाद में आपने देखा ये हाई प्रेशर है और ये लो प्रेशर है, हाई से लो की तरफ हवाएं एज ए ईस्टर्लीज के रूप में। इसको आप क्या बोलोगे? पोलर ईस्टर्लीज। ये हवाएं हैं क्या? कई बार पेपर में पूछा जाता है कि आपकी प्लेनेटरी विंड होती क्या है? प्लेनेटरी विंड का मतलब है ग्रहीय पवनें, इस पृथ्वी रूपी ग्रह पर चलने वाली पवनें जो पूरा साल नियमित रूप से चलती हैं। इसमें आप ईस्टर्लीज या ट्रेड विंड, इनको ईस्टर्लीज भी कह सकते हो, ट्रेड विंड भी कह सकते हो। ईस्टर्लीज कहने का मतलब है जो ईस्ट से आई हैं, वेस्टर्लीज कहने का मतलब है जो वेस्ट से आई हैं, और पोलर ईस्टर्लीज जो पोलर हैं पर ईस्ट से आई हैं, इनको पोलर ईस्टर्लीज कहा जाएगा। अब देखिए यहां पे जो सेल है, यानी आपको प्लेनेटरी विंड का पता चला। अब सब ट्रॉपिकल लो प्रेशर बेल्ट और सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट के बीच में जो सेल है, और इसके बीच में जो सेल है, यानी सब पोलर लो प्रेशर और सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर, और यहां पर भी एक सेल है। इनके बारे में पढ़ना है और वही बातें अपने चार्ट में है। तो यहां पे आप क्या देख रहे हैं कि ये जो बीच में सेल है ये आपकी हेडली सेल कहलाएगी। क्या कहलाएगी? हेडली सेल। और इसको क्या बोला जाएगा? फेरल सेल। और ये क्या कहलाएगी? पोलर सेल। पता होना चाहिए, एक बार एग्जाम में पूछा गया था, कॉलेज कैडर का एग्जाम था, सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट और सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट के बीच में कौन सी कोशिका है, कौन सी आपकी सेल है। तो ये हमें पता हो, ये आपकी फेरल सेल है, ये आपकी हेडली सेल है, और यहाँ पे ये पोलर सेल है। तो ऐसा आपको ध्यान रहे। जो ट्रॉपिकल साइक्लोन आएंगे वो इस हेडली सेल के अंदर आएंगे, ट्रॉपिकल साइक्लोन, ध्यान रहे। टेम्परेट साइक्लोन आपके फेरल सेल में आएंगे, जबकि एंटी साइक्लोन की अगर बात हो तो आपके सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, जो ये बीच की है 30 से 35 वाली, जिसको हॉर्स लैटिट्यूड बोला जाता है, असव अक्षांश जिसको कहते हैं। इसके पीछे एक स्टोरी है, आपको बताएंगे अलग से कि हॉर्स लैटिट्यूड क्यों कहा जाता है। क्योंकि यहाँ पर घोड़े फेंक दिए गए थे, क्योंकि यहाँ पे हवाएं उतर रही हैं, पानी ठहरा हुआ था, और आपका जो समुद्री जहाज मूवमेंट में, यानी उस इंजन के ऊपर बहुत ज्यादा फोर्स पड़ रहा था, मूवमेंट में नहीं था, उसको हल्का करने के लिए घोड़े फेंक दिए गए थे, इसलिए इसको हॉर्स बेल्ट कहा जाता है। तो हॉर्स बेल्ट यानी असव अक्षांश आपका 30 से 35 डिग्री। तो इस एरिया में जो साइक्लोन आता है वो एंटी साइक्लोन आता है। इन साइक्लोन का भी मैकेनिज्म आपको पता हो, पेपर में आते हैं, 100% प्रश्न आता है कि ट्रॉपिकल साइक्लोन की क्या कैरेक्टरिस्टिक है, क्या इंपैक्ट है, कहाँ पे आते हैं। ट्रॉपिकल साइक्लोन और टेम्परेट साइक्लोन में मेन डिफरेंस क्या है, कौन सा पावरफुल है, कौन सा किस ज्योग्राफिकल लोकेशन पे आता है, कौन सी हवाओं की डायरेक्शन क्या होती है। ऐसे एंटी साइक्लोन का भी आपको पता होना चाहिए, अलग से उसका लेक्चर बनाएंगे। तो ये जो हमने देखा यहाँ पे, उनके बारे में हमने बात करनी है, पोलर सेल, फेरल सेल और आपका हॉर्स लैटिट्यूड, हेडली सेल। सेम जो फिनोमिना आपको नॉर्थ हेमिस्फीयर में देखने को मिला, ऐसा ही आपको साउथ में भी देखने को मिलना चाहिए, क्योंकि प्रकृति, नेचर कभी भी ऐसा डिफरेंशिएट नहीं करता, या मेरा कहने का मतलब आपको भेदभाव नहीं करता कि जो घटनाएं ऊपर घट रही हैं वो नीचे ना घटे। परंतु कुछ कारण हैं
जिसके कारण नीचे आपको थोड़ा सा अलग फिनोमिना देखने को मिलता है। उसके पीछे कारण क्या है आपको बता दें, क्योंकि जब आप वर्ल्ड मैप को देखते हो तो आप पाते हैं कि नॉर्थ हेमिस्फीयर में कंटिनेंटल पार्ट बहुत ज़्यादा है, वाटर बॉडी बहुत कम है, जबकि साउथ हेमिस्फीयर में खुले महासागर हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर चलने वाली ओशियनिक करंट्स या एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन बहुत ज़्यादा कम अवरोध पैदा होते हैं, जिसके कारण साउथ में आपको बहुत बड़े लेवल पे कुछ ऐसी घटनाएं देखने को मिलती हैं जो नॉर्थ हेमिस्फीयर में नहीं है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे 40 डिग्री पे, 50 डिग्री पे, 60 डिग्री पे, 40 डिग्री, 50 डिग्री और 60 डिग्री, ये जो साउथ लैटिट्यूड है, यहाँ पर अब 40 से 60, क्या ये 30 से 60 के बीच में नहीं आता? आप ये बताइए। अगर जो नॉर्थ हेमिस्फीयर था जैसे 30 से 60, तो वहां पे क्या चल रहा था? वेस्टर्ली चल रही थी। तो यहां पर वेस्टर्ली चल रही हैं, क्या चल रही हैं? वेस्टर्ली चल रही हैं। ऐसी सिचुएशन में आप क्या देख रहे हैं कि जो 40 डिग्री पर जो आपका वेस्टर्ली चलती हैं, 50 पे जो चलती हैं, 60 पे जो चलती हैं, उनको अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे फ्यूरियस 50, रोरिंग 40s और सिंकिंग 60s, चीखता 60, भयंकर 50, गरजता 40। ये ऐसी हवाएं हैं जो बहुत तेज हुंकार के साथ चलती हैं। तो इन सब बातों को हमने इसमें पढ़ना है। तो शायद आप समझ गए होंगे, इसलिए मैं कह रहा था कि आपको बोर्ड पे थोड़ा सा करके दिखाना पड़ेगा ताकि ये आप समझ सकें। तो देखिए, अब हम चलते हैं अपने इस टॉपिक की तरफ। तो एयर प्रेशर बेल्ट आपने पढ़ा, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट यानी इक्वेटर के आस पास वाली, जो मैंने बोला था 0 से 5 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ, सर्वाधिक तापमान होता है, वायु ऊपर उठती है, निम्न वायुदाब बन जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो बेल्ट बनती है 0 से 5 डिग्री वाली, यहाँ पे कोई मूवमेंट नहीं नजर आएगी आपको, जिसको डोल्ड्रम कहा जाएगा। शांत बेल्ट होती है आपकी ये, और यहाँ पर हर रोज बारिश होती है, इसलिए यहाँ पे कन्वेक्शनल रेन का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है ये, ध्यान रखिए। फिर देखिए सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट में हवाएं उतरती हैं 30 से 35 डिग्री पे, हवाएं उतरती हैं, निम्न उच्च वायुदाब बनेगा, क्योंकि निम्न तो आपका इक्वेटोरियल पे था। विश्व के अधिकांश रेगिस्तान इसी में है, कारण एंटी साइक्लोन आते हैं। एंटी साइक्लोन में क्या होता है? सूखा पड़ता है। हवाएं जहां पर उतरेंगी तो वहां पे ठंड होगी। आपने देखा हुआ सर्दियों में धुंध गिरती है, आपने धुंध उठती देखी है? नहीं, धुंध गिरती है। धुंध का मतलब फोग। जब हवाएं उतरती हैं तो आपको खुद को ये लगता है कि हमारे ऊपर दबाव बना है, और ऐसी सिचुएशन में जैसे जनवरी में, दिसंबर में आप क्या देखते हैं, अपने एरिया में बहुत ज्यादा ठंड है, वहां पे हवाएं उतरती है, आपको लगता है कि देखिए धुंध गिर रही है, यानी हवाएं उतर रही हैं, तो वायुदाब बढ़ रहा है। ऐसी सिचुएशन में ठंडा एरिया, और जब ठंड बढ़ती है तो उस दौरान बारिश नहीं होती। हालांकि फोग भी एक प्रेसिपिटेशन की टाइप है, परंतु कितना होगा फोग? 6 सेंटीमीटर मैक्सिमम। 6 सेंटीमीटर में आपकी फसलें भी नहीं होगी, कुछ भी आपकी ग्रोथ नहीं होगी, कहने का मतलब एज ए फ्लोरा के हिसाब से अगर देखा जाए तो। उदाहरण के तौर पे आप कह सकते हो कि सहारा, अरेबियन डेजर्ट, कालारी डेजर्ट, ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट, ये सभी के सभी सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट में है। नेक्स्ट देखिए सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। सब पोलर लो प्रेशर, तो आप 60 के राउंड चले गए, तो यहां पे आप क्या देख रहे हो कि ध्रुवीय और पछुआ पवनों का अभिसरण हो रहा है। मैंने बताया था आपको कि यहां से ये पोलर शेल आई और यहां से ये वेस्टर्लीज आई, तो ये इनका कन्वर्जेंस हुआ यहां पे। ऐसी सिचुएशन में आपका कन्वर्जेंस हुआ, फिर आपकी चक्रवातीय गतिविधियां, यानी आपने सुना होगा पोलर फ्रंटल थ्योरी, आपने सुनी, वो इसी एरिया की देन है। निम्न वायुदाब, क्योंकि यहां पे क्या है, सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट में। फिर पोलर हाई प्रेशर बेल्ट, पोलर पे आप जाओगे अत्यधिक ठंड है, हवाएं नीचे उतर रही हैं, जिसके कारण उच्च वायुदाब है, पूरा एरिया आपको क्रायोस्फीयर आपको नजर आता है। फिर देखिए आप सेकंड स्टेप में प्लेनेटरी विंड, जो हमने डिस्कस किया था। ट्रेड विंड क्या है, वेस्टर्लीज क्या है, पोलर ईस्टर्लीज क्या है। तो ट्रेड विंड 0 से 30 डिग्री के बीच जो चल रही है, जो ईस्ट से आई है, वेस्टर्लीज जो वेस्ट से आई है, पोलर ईस्टर्लीज पोलर एरिया में जो ईस्ट से आई है, जो सेल के बीच में भी थी। आपको पता हो ट्रेड विंड्स किसके बीच में थी?
इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट और सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट के बीच में थी। ऐसे ही आपने क्या देखा, वेस्टर्लीज कहां पे थी, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट और आपका सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट के बीच में थी। यहां पे आपने क्या देखा, सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट और पोलर हाई प्रेशर बेल्ट के बीच में थी। तो ये आपसे पूछा जा सकता है। कोरियोलिस फोर्स ये क्या है, यदि पृथ्वी घूमती न होती तो पौने सीधे उत्तर से दक्षिण दिशा में चलती। पहले ही बोला था मैंने, पृथ्वी घूम रही है जिसके कारण हवाओं का रास्ता भटक जाती है, उत्तर दक्षिण दिशा में चलती, लेकिन पृथ्वी के घूर्णन के कारण पौने मुड़ जाती हैं। यही तो कोरियोलिस फोर्स है। कोरियोलिस नाम का स्कॉलर था जिसने इसको डिफाइन किया था। नॉर्थ हेमिस्फीयर में राइट साइड में और साउथ में लेफ्ट साइड में। ऐसे ही देखिए फेरल लॉ के बारे में देखिए, हेडली तो नहीं रह गया, आगे मिलेगा, चलो ये आगे। आपको पता हो हेडली सेल आपका 0 से 30 बोलते हैं, इसको 30 से 60 बोलते हैं, ठीक है। ओ सॉरी, बेल्ट में सेल की बात कर गया तो ध्यान रखिएगा, हेडली सेल और उसके आगे। तो ये फेरल सेल की अगर बात करें तो ये, परंतु यहाँ पे मैं आपको एक बात बताऊंगा, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो फेरल लॉ, फेरल के नियम के अनुसार पृथ्वी के घूर्णन के कारण गतिशील वस्तुएं उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर यानी लेफ्ट साइड में। सेम कोरियोलिस। और ध्यान रखिएगा कोरियोलिस फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स बोथ आर 0 ऑन इक्वेटर एंड सरप्लस ऑन पोल, ठीक है, सरप्लस ऑन पोल। अब इसने क्या कहा, फेरल लॉ और कोरियोलिस का जो व्यवहारिक रूप है वो आपका बिल्कुल इक्वल है। और ऐसे बातें आपकी एग्जाम में, नेट में या एचपीएससी लेवल पे आपकी पूछी जाती हैं, ध्यान रखिएगा। हेडली सेल, हेडली सेल की बात मैं आपको बताऊं, एक हेडली नाम का स्कॉलर फेरल से पहले आया था, ठीक है, आपको ध्यान रहना चाहिए। हेडली की एक स्टार्टिंग में विचार पता है क्या थे, उसने इस ट्रॉपिकल एरिया की स्टडी करके यह कह दिया था कि 0 से 90 डिग्री के बीच में सिर्फ एक प्रकार की हवाएं चलती हैं और वो हैं आपकी ईस्टर्लीज यानी ट्रेड विंड। जब उसने ऐसा बोला कि 0 से 90 के बीच यानी इक्वेटर टू पोल, उसके बीच में सिर्फ एक प्रकार की हवाएं चलती है और वो चलती हैं आपकी ट्रेड विंड, तो उसके विचार में वो पूरी हेडली सेल थी। परंतु कुछ समय बीता, नए स्कॉलर आए जिनमें फेरल सेल भी यानी फेरल नाम का स्कॉलर आया। उसने क्या बताया कि नहीं, ऐसा नहीं है भाई साहब कि आपने जो बताया, इन्होंने बताया कि आप जैसे जैसे लैटिट्यूड आपका बढ़ता जाएगा तो हवाओं की मूवमेंट में आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। और उन्होंने बताया कि जो आप कह रहे हैं कि 0 से 90 डिग्री के बीच में आपकी एक प्रकार की हवाएं चलती हैं, ऐसा नहीं है। फेरल ने आके कहा कि यहां पे आपको 3 तरह की हवाएं देखने को मिलती हैं, 3 तरह की हवाएं देखने को मिलती हैं, और वो आपकी अकेली ईस्टर्लीज या ट्रेड विंड ना रह के आपकी कैसी रहती हैं, क्योंकि जब फेरल ने ये बातें कही तो उसने ट्राई सेल्यूलर शेल के थ्रू इसको समझाने की कोशिश की। ट्राई सेल्यूलर शेल, त्रिकोशिकीय सिद्धांत या मॉडल आप कह सकते हो, फेरल ने दिया था ये। फेरल ने कहा कि 0 से 30 डिग्री के बीच में तो चलती हैं आप वाली यानी ईस्टर्लीज, 30 से 60 के बीच में चलती हैं वेस्टर्लीज, जिसने फेरल ने अपने नाम से इसको बोला। ये फेरल सेल में आपकी वेस्टर्लीज चलेंगी, हेडली सेल में ईस्टर्लीज चलेंगी, और ऊपर वाली पोलर सेल के नाम से, किसी पर्टिकुलर स्कॉलर का नाम नहीं दिया। तो ये बात हुई थी। तो अब हम ये कह सकते हैं कि हेडली सेल 0 से 30 के बीच है। अब सबसे महत्वपूर्ण अगर देखा जाए तो प्रश्न ये एक बार आया हुआ है नेट के एग्जाम में, ट्रेड विंड का ओरिजिन कहां से होता है, तो आपको बताया था सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से, वहीं से आपका वेस्टर्लीज का भी होता है। अब बात आती है इसकी प्रोसेस की। भूमध्य रेखा पे तीव्र तापमान होता है यानी तेज तापमान है, वायु ऊपर उठेगी, 10-15 किलोमीटर ऊंचाई पर जाने पे ये 30 डिग्री से लैटिट्यूड पे उतरेंगी और वहां पे जाएंगे तो क्या होगा, वहां पे हाई प्रेशर बनेगा।
30 डिग्री पे नीचे उतरेंगे और पुनः भूमध्य रेखा की ओर वापस। अब देखिए मैंने इसने क्या बताया कि यहां से हवाएं ऐसे आई और इस एरिया में थी फुल गर्मी यानी टेम्परेचर। अब यहाँ पे टेम्परेचर यानी डोल्ड्रम बेल्ट में क्योंकि ठहरा हुआ पानी जल्दी गर्म होता है, यहाँ से पानी वापस इवेपोरेट होके उतर गया और फिर वापस यहाँ से चला और यहाँ आ गया, फिर वापस उठा और यहाँ आ गया। तो ये क्या है, एक सर्कुलेशन तो है। तो इसी के ऊपर बात कर रहा है कि ये क्या है, एक सर्कुलेशन चलता रहता है हैडली सेल में। सेम ऐसा ही फेरल में, ऐसा ही पोलर सेल में। तो कोरियोलस फोर्स इसे ट्रेड विंड बना देती है, इसका नाम है जो कोरियोलस की वजह से डायरेक्शन चेंज हुई। इसी परिसंचरण को हैडली सेल कहा जाता है। मैंने बोला हैडली सर्कुलेशन। तो यहाँ पे ये दिखाया गया है, आपने ध्यान रखना है कि यहाँ से हवाएं आपकी जो उठी थी ऐसे ऐसे, ये सिचुएशन चलती रहती है, ठीक है ना। ये आपके माइंड में चलना चाहिए। फिर ये 3 एटमॉस्फेयर सेल यानी आपका हैडली आ गया, ठीक है। ये बीच वाला आपका फेरल आ गया और ऊपर आपका फेरल सेल आ गया। अब देखिए इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, वही सेम कैरेक्टरिस्टिक है, राइजिंग एयर, क्लाउड फॉर्मेशन, हैवी रेनफॉल होगी यानी बादल बनेंगे यहाँ पे, क्योंकि हर रोज पानी उठ रहा है ना। बादल होता क्या है, जल शिखरों का एक बहुत बड़ा कलेक्शन है। इक्वेटर पे बहुत ज्यादा पानी उठ रहा है आपका, और इक्वेटोरियल क्लाइमेट है यानी AF क्लाइमेट है कोपेन के अकॉर्डिंग। सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, डिसेंडिंग एयर यानी हवाएं उतर रही हैं, और जब हवाएं उतरेंगी तो ठंडा मौसम होगा, जिस वजह से आपका क्या होगा, शुष्क क्षेत्र बनेगा यानी डेजर्ट का निर्माण होगा। फिर आपका वेस्टर्लीज पोलर फ्रंट, यहाँ पे साइक्लोन बनने की दशाएं डेवलप होंगी, पोलर फ्रंटल थ्योरी आपने पढ़ी हुई है, और टेम्परेट क्लाइमेट रहेगी। फिर आपका पोलर हाई प्रेशर बेल्ट, वेरी कोल्ड एयर और पोलर क्लाइमेट्स यानी आपका बहुत ज़्यादा 6-6 महीने के दिन और रात देखने को मिलेंगे। अब ये रोरिंग 40s, फ्यूरियस 50s एंड श्रिंकिंग 60s, 40 से 50 डिग्री के बीच में रोरिंग 40s, 50 to 60 आपका फ्यूरियस 60 और 60 to 70। आप ध्यान रखिएगा 40 को, 50 को और 60 को। फ्यूरियस 50s यानी 50 से पता चल जाएगा, रोरिंग 40s 40 से, और 60s से श्रिंकिंग 60 यानी चीखता 60, बैंकर 50 और गरजता 40। ये साउथ हेमिस्फीयर में होने वाली तेज आवाज वाली वेस्टर्लीज हैं, एक किस्म से हवाएं हैं, ठीक है ना। तो अब ये कुछ काम किया हुआ है स्कॉलर के द्वारा, जैसे डोल्ड्रम आपको पता हो उसका कि इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट को बोला जाता है, और लैटिट्यूड सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर यानी 30 से 35 को बोला जाता है। ट्रेड विंड ओरिजिनेट फ्रॉम हैडली सेल, ट्रेड और वेस्टर्लीज आपकी हैडली सेल से ही ओरिजिनेट होती हैं। कोरियोलस फोर्स आपका क्या है, रिजल्ट ऑफ अर्थ रोटेशन यानी पृथ्वी के घूमने के कारण कोरियोलस का निर्माण हुआ है। फेरल एक्सप्लेन विंड डिफ्लेक्शन यानी फेरल ने क्या किया, हवाओं का अपने पथ से विचलन होना फेरल ने बताया। हैडली सेल आपकी 0 से 30, फेरल सेल 30 से 60, पोलर सेल 60 से 90। सारा डेजर्ट लाई नियर 30 डिग्री नॉर्थ ड्यू टू डिसेंडिंग एयर, कि सारा डेजर्ट आपका 30 डिग्री के आसपास पड़ता है क्योंकि वहां पे हवाएं उतरती हैं। अमेजन रेन फॉरेस्ट लाई नियर इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। भाई जो अमेजन के वन जो आज पूरे विश्व प्रसिद्ध है, लंग्स ऑफ अर्थ कहा जाता है, एवरग्रीन फॉरेस्ट है, वो किसके कारण है, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट के कारण पूरा साल नियमित बारिश होती है। तो ये हमारा मेन टॉपिक था, आपको ध्यान रहे, जो हमारे पेपर की दृष्टि से अगर देखा जाए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चाहे आपका UGC नेट का एग्जाम हो, HPSC का हो, STAT का हो, यहाँ तक कि अगर आपका पेपर में सब्जेक्टिव भी एग्जाम आप देते हैं, जब पेपर में आ जाए तो आपको ऐसे ही पार्ट बना के लिखना है। जल्दी लिखा जाएगा, थोड़ा लिखना पड़ेगा, अट्रैक्टिव लिखा जाएगा, और ये ऐसे ही आपका क्वेश्चन